तो मेरे ख्याल से थॉर लव एंड थंडर को आए हुए अच्छा खासा टाइम अब हो चुका है और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अब तक इस मूवी को देख ही लिया होगा। तो मैंने कहा कि यही बिल्कुल हमारे पास सही टाइम है कि हम इस गरम गरम खोलती हुई आग के अंदर थोड़े से अपने हाथ डाल दें और गौर के पूरे कैरेक्टर के ऊपर बात कर लें जो कि इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो कि मेरी नज़र में और आप सब में से बहुत ज़्यादा सबकी नज़र में ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैं कॉमिक्स में देखने को मिला था। और जिस चीज़ का हमें डर था शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही हो गया है। सो गाइस, दिस इज़ पी टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ गॉर द गॉड बुचर के पूरे कैरेक्टर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन, जो कि हमने थॉर लव एंड थंडर के अंदर और उस पूरे के पूरे कैरेक्टर की डायरेक्शन और सारी की सारी चीज़ों को देखने के बाद मेरा उसके ऊपर क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ शेयर इसी वीडियो के अंदर करूँगा। सो गाइस, अगर आपने अभी तक थॉर लव एंड थंडर नहीं देखी है तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मेजर स्पॉयलर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी इस वीडियो को देखने से पहले आप मूवी को ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपकी पूरी की पूरी मूवी स्पॉयल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इससे पहले कि मैं यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर के कैरेक्टर की पूरी बुराइयां शुरू कर दूं कि लव एंड थंडर के अंदर उसने ये बुरा करा था, उसने ये बुरा करा, उसके कैरेक्टर के साथ ये सही नहीं किया गया, तो मैं यहाँ पे पहले उसकी थोड़ी सी तारीफें कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहला जो उसका सीन था वो पूरा का पूरा ओरिजिन स्टोरी वाला, मैं कहूँगा कि मुझे इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर गौर का सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन मुझे वही लगा। वो चीज़ बिल्कुल एक तो कॉमिक एक्यूरेट भी नज़र आ रही थी, उसके अंदर क्रिश्चियन बेल ने इन छोटे से 5-10 मिनट के अंदर ही अंदर अपना पूरा का पूरा इम्पैक्ट बता दिया मूवी के अंदर कि वो क्या इम्पैक्ट रखते हैं इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी उस पूरी की पूरी सीन के अंदर, जब वो अपने गॉड से जाके मिलते हैं और वो उनको अपनाने से इनकार कर देते हैं, तो वो पूरा का पूरा रेज, वो पूरा का पूरा गुस्सा उनकी आंखों पे, उनके फेस के एक्सप्रेशंस में नज़र आ रहा था। तो वो मेरा पूरा का पूरा फेवरेट पार्ट था, जहाँ पे हमने क्रिश्चियन बेल के समझ लो इस पूरी की पूरी मूवी में इंट्रोड्यूस होते हुए देखा और उनके गॉड द गॉड बुचर वाले ओरिजिन को भी जाना। अब हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो उनको नेक्रोसॉर्ड मिलती है उसका मिलने का तरीका कुछ थोड़ा सा अलग था, क्योंकि कॉमिक्स में उनको वो तब मिलती है जब इसी तरह वो अपने प्लेनेट के ऊपर मौजूद होते हैं और दो गॉड्स वहाँ पे लड़ते लड़ते प्लेनेट के ऊपर आगे गिरते हैं, जिसमें से एक के पास नेक्रोसॉर्ड होती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उस ओरिजिन को चेंज किया गया, प्ले आउट करके दिखाया गया, तो मुझे तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और गौर के कैरेक्टर के साथ मज़ा आ गया। इसी के बाद अगर हम गौर के अपने अगले सीन के ऊपर बात करें तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रेस कॉल्स के जरिए दिखाई जा रहा था कि किस तरीके से गौर ज़बरदस्त तरीके से सारे के सारे गॉड्स को मार रहा है। अब देखो, ये वो जगह है जहाँ पे पूरी की पूरी मूवी से अच्छा खासा गौर को सीन्स को जो है कट किया गया है। तकरीबन आधे घंटे की फुटेज थी जिसको कट किया गया है, जिसके अंदर आपको बताता चलूँ कि क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। सबसे पहले तो उसके अंदर हमें दिखाया जाने वाला था कि जब गॉड द गॉड बुचर ने पहले अपने गॉड को मारा और उसके हाथ में नेक्रोसॉर्ड लगी, तो उसके फ़ौरन बाद आपने नोट किया होगा कि जब गॉर हमें पहले दिखा था तो वो थोड़ा अलग नज़र आ रहा था, लेकिन एंड में मूवी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अलग और उसके पूरे के पूरे मुँह पे स्कार्स नज़र आ रहे थे। तो इसलिए नज़र आ रहे थे क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि उसके चेहरे के ऊपर ज़बरदस्त तरीके के टैटूज़ वगैरह बने हुए थे, जो कि रिलीजनल टैटूज़ थे, जो कि उसको गॉड्स को पूजने के लिए उसने अपने बॉडी पे बनाए हुए थे। और अब जब उसको पता चल गई उसने सारे के सारे गॉड्स की असलियत, तो बेसिकली अपनी ही नेक्रोसॉर्ड के ज़रिए अपने उन सारे के सारे टैटूज़ को अपने मुंह के ऊपर से निकालने का काम करता। और इस पूरे के पूरे सीन को शूट किया गया था, लेकिन डिज्नी ने बोला इसके अंदर ब्लड और गॉर कुछ ज़्यादा की है और इसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही PG-13 वाला मसला आ गया जिस वजह से सीन को काटना पड़ा। वरना तब जाके मैं पता चलता कि गॉर कितना ज़्यादा एक्सट्रीम चले गया है, जिसने अपनी पूरी की पूरी बॉडी के नक्शे को बदल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके गॉड्स के टैटू उसके ऊपर बने हुए थे। इसी के साथ इसी पूरे के पूरे सीन की कंटिन्यूशन होती, जहाँ हम देखते हैं कि गॉड द गॉड बुचर अलग अलग नए नए प्लैनेट्स के ऊपर जा रहा है, उनके सारे के सारे गॉड्स को तलाश करके बेरहमी से मार रहा है, जिस तरह वो कॉमिक्स में मारता आया है। और जो डिस्ट्रेस सिग्नल वाली चीज़ हमने देखी है, दरअसल उन गॉड्स को मारते हुए हमें दिखाई जाता और उसके बाद वो डिस्ट्रेस कॉल जब वो थॉर को मिलती, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर दिखाई जाती तो ये गॉड द गॉड बुचर के कैरेक्टर को गॉड बुचरी करते हुए दिखाती हैं, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा अफसोस है कि इस कैरेक्टर का नाम गॉड बुचर है और लिटरली उसने यहाँ पे किसी भी गॉड को इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बुचर नहीं किया। हाँ, उसने अपना पहला गॉड मारा था, लेकिन वो मारना था, और बुचरी एक अलग चीज़ होती है जो कि गॉड ने कॉमिक्स के अंदर करी है, यानी कि गॉड्स के सरों को धड़ से अलग कर देना, उनके हाथ पाँव को काट के लटका देना। 17 दिन तक उसने थॉर को एक गुफा के अंदर टॉर्चर किया था। ये वो सारी की सारी चीज़ होती है जो कि गॉड बुचर करता है, लेकिन ये सब हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इसी के बाद हम अपने अगले सीन के ऊपर बात करें जहाँ पे गॉड द गॉड बुचर हमें नजर आता है, तो वो दरअसल न्यू एसगार्ड के अंदर होता है, जब वो वहाँ पे एसगार्डियन गॉड्स को निमटने के लिए आता है। और हम देखें तो इस सीन के अंदर भी मैं कहूँगा कि मुझे गॉड द गॉड बुचर का कैरेक्टर बहुत शानदार लग रहा था। जिस तरीके से वो अपनी नेक्रोसॉर्ड का इस्तेमाल करके वो शैडो मॉन्स्टर्स को बनाता है, तो ये एक नई चीज़ देखने को मिली थी कॉमिक से, और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगी कि किस तरीके से वो शैडोज़ का इस्तेमाल करके अपने उन बीस्ट को बना रखा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिस तरीके से वो बीस्ट काम कर रहे थे, लड़ रहे थे, उसके अंदर भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे जब वो थॉर के सामने आता है और अचानक से गायब होकर दोबारा सामने आता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त एलिमेंट डाल रही थी इस पूरे की पूरे सीन के अंदर। और हमने यहाँ पे गौर की जो है बेसिकली स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा लगा लिया था जब वो थॉर से मुकाबला कर रहा होता है।
लेकिन सारी की सारी कहानी तब पलटती है जब गौर बेसिकली वहाँ से एसगार्डियन बच्चों को किडनैप करके ले जाता है। तो ये चीज़ जो है मुझे गौर के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मतलब उन्होंने गौर द गॉड बुचर को एक बच्चों का किडनैपर बना दिया इसीलिए ताकि वो थॉर को अपने ट्रैप के अंदर फंसा सके। नहीं भाई, गौर का कैरेक्टर कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। गौर का कैरेक्टर ऐसा है कि अगर उसको कोई चीज़ चाहिए और वो उसको लेने के लिए आ गया है तो उसको लिए बगैर वहाँ से नहीं जाने वाला है। अब चाहे उसके लड़ते लड़ते उसकी वहाँ पे मौत हो जाए लेकिन वो भागेगा नहीं। और यहाँ पे गौर ने बिल्कुल उल्टा करा। लिटरली एक तो वो भाग भी और साथ अपने बच्चों को भी ले गया एक ट्रैप बनाने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑफ सीन था। फिर अगर इसी के बाद हम देखें तो हमें यहाँ पे इसके बाद अपनी क्लाइमेक्स से पहले वाली बैटल नजर आती है जो कि शैडो रेल्म के अंदर थी। अब सच कहूँ तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा अंदाज़ा यही लगाया हुआ था कि यही जो रेल्म वाली बैटल होने वाली शैडो रेल्म वाली ये हमारी फाइनल बैटल होगी और यहीं पे क्लाइमेक्स होने वाला है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये वाली बैटल जो थी ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से टाइका वाइटिटी ने कोरियोग्राफ करी। सबसे पहली बात यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट था मैं उसका फ़ैन हो गया। और यहाँ पे जिस तरीके से जेन फोस्टर और वैल्किरी को टॉर्चर करने की कोशिश करता है गौर यहाँ पे, तो मुझे कुछ कुछ वो फीलिंग आ रही थी जिस तरह से वो गुफा के अंदर थॉर को लटका के टॉर्चर करने की कोशिश करता है, उनके अंदर के ज़बरदस्त तरीके के राजों को निकाल रहा होता है और उसी के ज़रिए उनको वो जो इनके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पे जो है बेसिकली क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग का पीक नज़र आया क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल अपनी अमेरिकन साइको वाली एक्टिंग कर रहे थे जिसके अंदर वो एकदम खो से गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो गौर के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरीके से वो थॉर के गले में अंदर हाथ डाल के इंतज़ार कर रहे होते उसके स्टॉर्म ब्रेकर के आने का, तो वो चीज़ बता रही थी कि गौर का खौफ क्या है। मतलब लिटरली वो वहाँ पे बैठ के सिर्फ उन दो लड़कियों को तड़पा रहा था और थॉर मजबूर हो गया था अपने स्टॉर्म ब्रेकर को लाने के लिए। तो ये वो पूरी की पूरी चीज़ है जो कि गौर के कैरेक्टर के अंदर जान डालती है। और उसके बाद जो यहाँ पे पूरी की पूरी ये शैडो रेल्म के अंदर फाइट हुई उसके अंदर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे बेसिकली गौर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। उसने यहाँ पे थॉर, वैल्किरी और जेन फोस्टर तीनों से मिलकर मुकाबला करा अपने मॉन्स्टर्स की मदद से, साथ साथ वैल्किरी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से घायल भी कर दिया था। और हम ये बात नहीं भूल सकते कि यहाँ पे बेसिकली माइटी थॉर के पास अपना हैमर म्योनियर, थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर और वैल्किरी के पास ज़्यूस का थंडरबोल्ट मौजूद था। और उसके बावजूद भी वो गौर को तीनों मिलकर हरा नहीं पा रहे थे। लेकिन तो मैं कहूँगा कि अगर इसी बैटल को पूरी की पूरी फाइनल फाइट बना के थोड़ा सा और लंबा करके इसमें और एलिमेंट्स डाल देते तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी एंडिंग हो सकती थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनल सीन होता है उसके अंदर होता कुछ इस तरीके से कि जिस तरह कॉमिक्स के अंदर गौर जो है वो बेसिकली गॉड बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और सारे के सारे गॉड्स को एक ही झुटके में मारना का इंतजाम कर लेता है। तो उसी तरह उसी स्टोरी को उन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट करा इटर्निटी के जरिए और बताया ऐसा गया कि इटर्निटी तक जो कोई भी शख्स पहले पहुंचेगा वो अपनी कोई एक विश को पूरा कर सकता है। और गौर की विश बेसिकली यही है कि इस यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मिटा दिया जाए। और हम देखते हैं कि इसके लिए वो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर अपने साथ ले जाता है और इटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे अकेला मुकाबला करने के लिए आता है जिसके पास ज़्यूस का थंडरबोल्ट मौजूद है और वो उसी थंडरबोल्ट और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको कुछ देर के लिए थॉर की पावर यानी कि बिजली की ज़बरदस्त तरीके की पावर दे देता है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ बच्चे गौर को मार रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यार ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं बल्कि एसगार्डियन बच्चे हैं, यानी कि ये गॉड्स के बच्चे हैं। इसके अलावा कि इनके अंदर थॉर और ज़्यूस दोनों की शक्तियाँ मौजूद थी तो ये गौर के उन छोटे मोटे बीस्ट से तो मुकाबला कर ही सकते हैं जो कि शेडो से बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये सीन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये मूवी के अंदर काफ़ी रिफ्रेशिंग एक चीज़ नज़र आई थी। लेकिन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे गौर और थॉर की फाइट के ऊपर बात करूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने थॉर को दोबारा से डी पावर दिखाया। वही सेम सीन जो कि हमने एवेंजर्स एंड गेम के अंदर देखा था कि थॉर के सीने के अंदर गॉड अपनी तलवार घुसा रहा है और माइटी थॉर उसको बचाने के लिए आ जाती है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा टर्न ऑफ करते हुए नजर आई क्योंकि एक चीज़ को हम बार बार देखेंगे तो फिर वो हमें एक्साइट नहीं करेगी। क्या बार बार थॉर इसी तरह अपने विलन से पिटता रहेगा और कोई और उसको आके म्योनियर के जरिए बचाएगा? ये कहानी आखिर वो कब तक चलाने वाले हैं? मैं चाहता हूँ कि थॉर की जो असली पावर है, जो उसकी असली गॉडली स्ट्रेंथ है, उसको दिखाया जाए और उसको इस तरह से डी पावर करना बंद कर दिया जाए एमसीयू के अंदर। और मेरे हिसाब से अगर उनको गौर को पावरफुल दिखाना था तो उसका ये तरीका नहीं था कि वो थॉर को अपनी तलवार के नीचे रख दे, बल्कि गौर की जो असली पावर्स हैं वो उसके माइंड है, वो उसके वर्डिंग्स हैं जो वो इस्तेमाल करता है अपने सारे के सारे लोगों के खिलाफ और उनके माइंड को मैनिपुलेट करता है। तो गौर का कैरेक्टर जो इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बेस करता है, ना कि फाइट्स वगैरह के ऊपर। हाँ, वो फाइट्स वगैरह करता है लेकिन अपने नेक्रोसॉर्ड के जरिए जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। रही बात थॉर की, तो थॉर एक खुद से गॉड है जो कि गॉड ऑफ थंडर है और उसके पास अपनी ही गजब की स्ट्रेंथ मौजूद है जो कि इस तरह गॉड से डी पावर्ड होता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इसके अलावा अगर हम मूवी की एंडिंग की तरफ चले तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा शिकायत है इस गौर के पूरे कैरेक्टर के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से थॉर गौर को कन्विंस कर लेता है और वो एक बुरे आदमी से अच्छा आदमी बन जाता है। अब एमसीयू के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है कि जिस तरीके से वो विलन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड के अंदर उस विलन को अच्छा बना देते हैं। यही चीज़ उन्होंने शेंग-ची के अंदर भी देखी थी कि जिस तरीके से वैंग वू पूरी की पूरी मूवी के अंदर विलन था, एंड में आके वो एक अच्छा आदमी बन जाता है और अपना सेक्रीफाइस कर देता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी नजर आई और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है।
एक विलन स्ट्रॉन्ग विलन तभी बनता है जब उसकी मोटिवेशंस क्लियर हों और वो किसी की ना सुने बल्कि सिर्फ अपनी चला रहा हो। जिस तरह के थेनोस था, थेनोस ने आधी यूनिवर्स खत्म करने का फैसला किया था तो उसने किया था, अब उसके लिए उसको अपनी बेटी तक को मारना पड़ा लेकिन वो पीछे नहीं हटा। तो ये मोटिवेशन, ये डिटर्मिनेशन जो चीज़ है, ये विलन को मेरी नज़र में एक परफेक्ट विलन बनाती है। यही चीज़ जो है ब्लैक पैंथर के विलन किलमॉन्गर के अंदर भी थी कि उसने अपने फादर की मौत का बदला लेना था तो वो किसी भी हद तक गया और उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर जो कि इतना ज़्यादा आगे निकल चुका था, गॉड्स को ऐसे मार रहा था जैसे उसके लिए खिलौने हो, मोम के पुतले हो, वो अचानक एक अच्छा इंसान बन जाए सिर्फ प्यार का नाम सुन के, तो ये बिल्कुल भी इसके कैरेक्टर के ऊपर सूट नहीं कर रहा था। और अफसोस की बात यह कि उन्होंने इस मूवी के एंड में गॉड द गॉड बुचर को मार भी दिया और एक अच्छा आदमी बना भी दिया। तो इन केस अगर वो इस वाले गॉड को किसी ना किसी तरीके से वापस भी लेकर आते हैं एमसीयू के अंदर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बन चुका है और वो बुरे काम छोड़ चुका है। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे गॉड के कैरेक्टर को सम अप करूं इस पूरी की पूरी मूवी थॉर लव एंड थंडर के अंदर, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कैरेक्टर को यहाँ पे उन्होंने काफ़ी हद तक वेस्ट किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्लीटली वेस्ट कर दिया है, टाइका वाइटिटी ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक करा, बिल्कुल बेकार कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मूवी के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे इसके कैरेक्टर में पसंद आई, जहाँ पे क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग थी, जो वो पूरा का पूरा केव वाला सीन था, इसके अलावा जो ओरिजिनल स्टोरी वाला सीन था वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ पे जो सीन उन्होंने कट करे, जहाँ पे गॉड की गॉड बुचरी हमें दिखाई जा रही थी, जहाँ पे वो लोगों का खून बहा रहा था, अपने आप के सारे टैटूज़ को अपनी बॉडी से निकाल रहा था, वो सारे के सारे सीन अगर दिखाए जाते तो बिल्कुल इस मूवी का वेट ज़रूर बढ़ता गौर की तरफ से। और जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है एंडिंग के अंदर वो ये करी है कि जिस तरीके से उन्होंने गौर को एक अच्छा इंसान बना दिया, मेरे हिसाब से अगर वो उसको एंड में मार भी देते और उसको एक अच्छा इंसान ना बनाते तो वो मूवी का वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता और मेरी नज़र में गौर एक परफेक्ट विलन की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा सीन डाला कि थॉर ने अपने डायलॉग्स के जरिए, लव के जरिए जो है बेसिकली उसको एक अच्छा इंसान बना दिया, तो मेरा सीन वहीं पे बिल्कुल ऑफ हो गया। मैंने बोला कि नहीं यार, गॉर मेरे टॉप 5 विलन्स की लिस्ट में आ सकता था लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। सो गाइस, आप लोग मुझे फिर बताइएगा कमेंट डाउन करके ज़रूर कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी की पूरी गॉर की सिचुएशन के ऊपर। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर ये अफसोस ज़रूर मौजूद है, क्योंकि गॉर को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से हम जो है एमसीयू के अंदर देखना चाहते थे लाइव एक्शन के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरीके से हमें देखने को नहीं मिला, और अब उसको मार के वो हमारे सारे के सारे ड्रीम्स वहीं पर चकनाचूर कर दिए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे हम मार्वल, डीसी, नेटफ्लिक्स, रिएक्शन वीडियोस, ट्रेलर ब्रेकडाउन, एक्सप्लेन वीडियो, इस तरह की सारी चीज़ें पॉप कल्चर से रिलेटेड शेयर कर ही रहा होता हूँ। इसी के अलावा अगर आप पॉप कल्चर न्यूज़ वगैरह से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं ज़बरदस्त तरीके की अपडेट्स एंड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।